नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉवल प्लैनेट में। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रीबर्थ ऑफ डेविल क्वीन एपिसोड 5। अब तक अंदर कैबिन में ओम चलकर कृष्णा के सामने वाले चेयर पर बैठ जरा है और टेबल पर एक फाइल उसे सामने करता है। उसे इस तरह बिना पूछे बैठने और फाइल को देख अपनी भावों को उठा पूछती है, क्या है ये और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जहाँ तक मुझे पता है हमारा काम खत्म हो चुका है। काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन लगता है मिस अग्निहोत्री काल की बात भूल गए हैं कि उन्होंने काल क्या कहा था। ओम भी आराम से एक और दूसरे पर रख बोलता है, जिस पर कृष्णा कहती हैं, कौन सी बात और ऐसी कौन सी बात हो गई कि मिस्टर खन्ना को खुद यहाँ आना पड़ा? चलिए बात को बिना घुमाए मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें, वो भी आज अभी इसी वक्त, और मुझे यकीन है कि ये अपनी जान बचाने की कीमत आप मुझे जरूर देंगे और अपने बात से बिल्कुल नहीं मुकरेगी, वरना। ओम सीधा अपनी बात कृष्णा के सामने रख देता है। उसे यकीन था इस पर कृष्णा जरूर गुस्सा करेगी, लेकिन कृष्णा उसके सोच से भी परे थी। उसके जवाब में जो कृष्णा ने कहा उसे सुन हैरानी के साथ अपने जगह से खड़ा हो जाता है। अब आगे ओम के धमकी देने पर भी कृष्णा के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे, बल्कि उसके होठों पर वो तिरछी मुस्कान कायम थी। ओम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये चीज़ आने नहीं दी थी। लेकिन उस मन में ये बात थी कि उसे अभी एक गुस्सा क्यों नहीं आया, जबकि वो इतनी बड़ी बेउस से कह रहा था। फिर भी इन सभी को अपने दिमाग से हटा वो दोबारा कृष्णा से कहता है, आपके सामने पेपर पड़े हैं, आपने ही काल कहा था कि आप अपनी जान बचाने का एहसान अदा करना चाहती हैं, तो लीजिए मैं अपनी कीमत लेकर आ गया। आपको इतना यकीन क्यों है कि मैं आपसे शादी कर लूंगी? क्या हो अगर मैं ऐसा कुछ न करूं तो क्या करेंगे आप? कृष्णा अपने उंगलियों के बीच पेन को घूमते हुए कहती है। इतनी गंभीर बात पर भी ऐसा लग रहा था कि वो ओम की सारी बातों को मजाक में ले रही है, जिससे ओम को अब गुस्सा आने लग गया था। तो ठीक है, ये करने पर अपने ही मुझे उकसाया है। टेबल पर अपना हाथ मारते हुए आगे कहता है, अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो आप किसी अपने को खो देंगी। इतना कह वो कृष्णा को एक मजाक भरी मुस्कान देता है। जैसे ही उसकी बात खत्म होती है, किसी के हंसने की आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। हाँ हाँ हाँ, ख्वाब अच्छे देखते हैं आप मिस्टर खन्ना, लेकिन कभी सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अपने ऊपर ज्यादा अति आत्मविश्वास हमें ही खतरे में डाल देता है। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। ओम परेशान होकर पूछता है। ओह लगाता है मिस्टर खन्ना परेशान हो गए। दूसरों को किडनैप करने के बारे में सोचने से पहले अपने परिवार की सुरक्षा तो की थी न? कृष्णा की इस बात को तो पहले वो समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसे समझ आता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से किसी को कॉल करता है, उधर से कुछ कहा जाता है तो वो फोन वही दीवार पर फेंक देता है और कृष्णा के पास जाकर उसकी कुर्सी के दोनों साइड हाथ रखकर कहता है, कहा है मेरे मॉम डैड? क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो। अरे अरे, आप तो इतने में ही परेशान हो गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। यही तो तुम मेरे साथ भी करने वाले थे, मेरे भाई को किडनैप करवाकर। क्यों, सही कहा ना? हम शादी करनी है मुझसे, ठीक है कर लेते हैं, लेकिन मेरे तरीकों से, मेरे शर्तों पर। रंधावा मैंशन। सभी लोग हॉल में परेशान बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं सारी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली हो। कियान इरिटेट होते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। जब तक वो यहाँ रहेंगी मैं बिल्कुल भी घर में कदम नहीं रखने वाला। मैं तो कहता हूँ चलिए कहीं भाग चलते हैं। कियान, क्या बकवास किए जा रहे हो? हम सब कैसे कहीं जा सकते हैं? वो बड़ी है हमसे, अजर हमने ऐसी वैसे कोई भी हरकत की तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। नेहा उसे डांटते हुए कहती गई, जिस पर कियान का मुंह लटक जाता है। सब बात कर ही रहे थे, तभी गेट से आवाज आती है, कहाँ मर गए सब के सब? इतना सुनना कि सब हड़बड़ा जाते हैं। अरे बाप रे, ये हिटलर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, इतना कहते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ ओम और कृष्णा एक बिल्डिंग से दोनों बाहर आते हैं, जहां ओम लगातार अपने हाथ में पकड़े उन कागजों को एकटक देखे हैं जा रहा था। उसे इस तरह देख कृष्णा कहती हैं, इस तरह देखने से कुछ नहीं बदलने वाला है। अब अपने घर जाए शांति से, आपके मॉम डैड आपको आपके घर पर मिल जाएंगे। कृष्णा ओम को वही छोड़ अपने कार से वापस चली जाती है और ओम अभी भी वही खड़ा सदमे में खड़ा था। क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? तुम्हारे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे झुका सके। अब तो ये भी करना मुश्किल है, तुम्हें मुझसे कभी प्यार होगा भी या नहीं, और कितना तड़पना बाकी है। इस कागज की तरह कहीं अपने रिश्ते की डोर भी हल्की है। हाँ, न जाने और कब तक तन्हाई मुझे जारी रहेगी। सब बात कर ही रहे थे, तभी गेट से आवाज आती है, कहाँ मर गए सब के सब? इतना सुनना कि सब हड़बड़ा जाते हैं। कियान अपने जगह से उछल कर खड़ा हो जाता है।
अरे बाप रे, ये हिटलर इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो चला अपने कमरे में, आप लोग अपना देखिए। जैसे ही जाने लगता है रोहन उसे रोक कहता है, खबरदार, अगर इधर से कहीं हिले भी तो शांति से अपनी जगह पर खड़े रहो। अरे कहाँ मर गए सब के सब? दोबारा आवाज आती है तो सब गेट की तरफ जाते हैं, जहां एक 70 साल की औरत जिसने भारी भरकम साड़ी के साथ अपने आप को गहनों से लादे हुई थी, वो चलकर अंदर आ रही थी। उनके पीछे दो नौकर ढेर सारा सामान अपने साथ आ रहे थे। वही इतनी सामान को देख कियान अपने बगल में बिना देखे कहता है, ये यहाँ रहने आए हैं या बसने? इतना सारा सामान ही। बोलो धीरे से हंसते हुए। जैसे ही बगल देखता है उसकी सारी हंसी छू मंतर हो जाती है। सामने रोहन अपनी जानलेवा नजरों से उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, तो वो अपने मुंह पर उंगली रख एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। वही वो औरत चलते हुए आती है। तब रंजीत जी और जसवंत जी उनके पैर छूते हैं तो वो उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों से कहा था न कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? पता भी है पूरे 200 रुपये लिए हैं उस कलमोहे ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ने के। और तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये नहीं कि मेरे पैर छू कर आशीर्वाद ले, शहर में आकर तो तुम लोगों में संस्कार ही खत्म हो गए हैं। कुछ सीखा छोटे अपने बच्चों को, नहीं तो नाक कटवा देंगे तेरी। इतने भाषण सुन बाकी चारों भी जल्दी से आकर उनके पैर छू लेते हैं। तो पहले इन मुहतरमा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये बला है क्या। तो ये है रेवती मुखर्जी और रंजीत जी की बड़ी बहन, अपनी नहीं बड़े पापा की। लेकिन उनके अचानक मौत की वजह से रंजीत जी के पिता ने इन्हें गोद ले लिया और अपना नाम दिया। उसको समय ये 14-15 साल की थी। इनकी शादी एक गांव में हुई थी। उसके बाद रंजीत जी शहर आए थे। पहले तो ये ठीक ही थी, बस घमंड बहुत है। लेकिन जब रंजीत जी को इतना बड़ा बिजनेस करते देख, इतना अमीर बनते देख, इनके मन में उनके लिए नफरत ने थोड़ी जगह बना ली। साल में 2 से 3 महीना यहाँ ऐश करने आती हैं। ऐसा नहीं है कि इनका परिवार गरीब है, बल्कि इनकी पति गांव के मुखिया हैं, लेकिन बहुत ही सरल और निश्चल स्वभाव के हैं, जो इन्हें रास नहीं आता। बड़ी होने के कारण कोई इन्हें कुछ नहीं बोलता है, जबकि इनके कारनामे जानेंगे तो आपको खुद गुस्सा आएगा। इनके सोच के मुताबिक लड़कियां बोझ होती हैं, जबकि इनकी खुद की एक पोती है जिन्हें ये बहुत प्यार करती हैं और अपने जैसा ही बनाया भी है, घमंड सी भरी और लालची। इसीलिए सब परेशान थे, क्योंकि कोई भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। बस बड़ों के लिहाज इजाजत के खातिर चुप रहना पड़ता था। अब देखते हैं इस बार ये कौन सा कारनामा करती हैं और इनका घर में रहना क्या रंग लाता है। रेवती जी सड़कों हटाते हुए जाकर हॉल में बैठ जाती हैं और नेहा को आते ही अपनी फरमाइशों की लिस्ट सुनाने लगती हैं। और पुत्र, तूने सगाई कर ली लेकिन अपनी बुआ दादी को लेने नहीं आया। पता नहीं किस लड़की से तुम शादी कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम मेरी पसंद की किसी लड़की को चुन लेता। खैर अब कर भी क्या सकते हैं तुम लोग, कहाँ अब बड़ों की बात मानने लगे। ये बात वो अविनाश से कह रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदार में से ही किसी लड़की का रिश्ता भेजा था, मगर उसने मना कर दिया, जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही वो कुछ न कुछ खोट सब में निकल रही थी और सब चुपचाप सुन रहे थे, या ये कहना सही होगा कि सुनना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जो बात वो बोलती है उसे सुन सभी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ओम अभी भी अपने हाथ में पेपर पकड़े खड़ा था। जबकि कृष्णा वहां से जा चुकी थी, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब जाकर वो होश में आता है। पीछे खड़ा राम उससे कहता है, क्या हुआ सर? मुझे मैडम की असिस्टेंट ने बोला आप यहाँ हैं, लेकिन मैम तो कहीं नहीं दिखा रही। बोलते बोलते उसका ध्यान उस पेपर पर लिखे शब्दों पर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, ये क्या सर? आप तो मैडम से शादी करने वाले थे न, फिर आपने ये जया किया। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं? इससे बेचारी मैडम को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बॉस, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़र जैसे ही ओम की नज़रों से मिलती है वो 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि ओम की आंखें अब लाल हो रही थी, शायद इसलिए कि राम ने ही जले पर नमक छिड़कने का काम किया था अभी अभी। वो गुस्से में उसे गाड़ी निकलने को कहता और उसको बाद खन्ना मैंशन चलने को कहता है। गाड़ी में भी उसका ध्यान बस उस पेपर पर लिखे 2 शब्दों पर अटका हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ओम अभी भी अपने हाथ में पेपर पकड़े खड़ा था, जबकि कृष्णा वहां से जा चुकी थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब जाकर वो होश में आता है। पीछे खड़ा राम उससे कहता है, क्या हुआ सर? मुझे मैडम की असिस्टेंट ने बोला आप यहाँ हैं, लेकिन मैम तो कहीं नहीं दिखा रही। बोलते बोलते उसका ध्यान उस पेपर पर लिखे शब्दों पर जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, ये क्या सर? आप तो मैडम से शादी करने वाले थे न, फिर आपने ये जया किया। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं?
इससे बेचारी मैडम को कितना दुख पहुंचा होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बॉस, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नज़र जैसे ही ओम की नज़रों से मिलती है वो 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि ओम की आंखें अब लाल हो रही थी, शायद इसलिए कि राम ने ही जले पर नमक छिड़कने का काम किया था अभी अभी। वो गुस्से में उसे गाड़ी निकलने को कहता और उसको बात खन्ना मैंशन चलने को कहता है। गाड़ी में भी उसका ध्यान बस उस पेपर पर लिखे 2 शब्दों पर अटका हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो उसे देख लगातार कुछ सोच रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि 5 मिनट से ज्यादा हो गए हैं कार को रुके हुए। राम उसे बताना चाहता था कि वो लोग घर आ गए हैं, लेकिन ओम को इतने गहरी सोच में डूबे देख वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, तब जाकर राम ओम को कहता है, सर घर आ गया है अंदर सर, और मैम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर निकालता है और उसमें पेपर को अपने पॉकेट में रख अंदर चला जाता है। अंदर हॉल में रोहित और ऋतु बैठे हुए थे। ऋतु तो बहुत डर गई थी, तो वो रोहित के गले लगे बैठी हुई थी। जैसे ही उनका ध्यान बाहर से आते अपने बेटे पर जाता है, वो दौड़ते हुई उसके गले लग जाती है। तू ठीक तो है न? मैं बहुत डर गई थी। चल आज तुम कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। ओम भी शांति से उन्हें गले लगाए सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नज़रें रोहित की नज़रों ने जा मिलते हैं, जो उसे कुछ कह रहा था जिस पर वो बस अपनी पलकें झपका देता है। चलिए माँ, आपके कमरे में चलते हैं, आपको आराम की जरूरत है, चलिए मैं आपके पास ही हूँ। ऐसे ही बोल वो राहुल को अपने साथ उसके कमरे में ले जाता है और वही रोहित ऊपर स्टडी रूम चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद ओम कमरे से बाहर आता है और सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम, रोहित और ओम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी, जिसको तोड़ते हुए रोहित ओम से पूछता है, क्या हो रहा है, कुछ बताओगे तुम? मैं बताता हूँ, उससे पहले आप ये बताइए आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अचानक ही बेहोश हो गया था कार में, और जब होश आया तो ऋतु कुछ लोगों के कब्जे में थी। वहाँ हमारे एक भी गार्ड्स मौजूद नहीं थे। मैं अकेले होता तो उनसे आराम से लड़ सकता था, लेकिन उनके निशाने पर तुम्हारे माँ थी। एक पल को तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बस राहुल को निशाना बनाए मुझे वही रोका हुआ था, और 2 घंटे बाद हमें बिना कुछ किए छोड़ दिया। रोहित उसे सब कुछ बता देता है जो भी वहाँ हुआ था। रोहित के बात खत्म होते ही ओम उसके सामने वो पेपर टेबल पर रख देता है, जिसे देख रोहित उसे सवाल भरे नज़रों से देखते हुए पेपर को खोलता है। जिसके बाद ओम जो बताता है उसे सुन रोहित हैरान हो जाता है। रंधावा मैंशन। रेवती जी अपने आप को बड़ा दिखाते हुए कुछ न कुछ कह ही रही थी, जिसे सब मजबूरी में सुन रहे थे। तभी उनका ध्यान हॉल में लगे एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देख वो मुंह बनाते हुए कहती हैं, तुम लोगों ने इस मनहूस की तस्वीरें अभी तक रखी हुई हैं, रखी भी हैं तो कम से कम हार तो चढ़ा देते उसको। मनहूस को मरे हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन तुम लोग हो कि अभी भी उसके पीछे पड़े हो। मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मर गए, जब भी उसे देखती थी मेरा तो खून ही खोल जाता था। बस दीदी कितना बोलेगी उसको, बच्ची को अभी तो वो है भी नहीं, अभी तो उसे चैन से रहने दीजिए। गुस्सा तो सभी को बहुत आ रहा था, पर जब जसवंत जी से रहा नहीं जाता तो वो बोल ही देती हैं। कौन अपने जिगर के टुकड़े के ब्रेकफास्ट में कुछ भी बुरा सुन सकता है, वो भी तब जब उसे देखे अरसा हो गया हो। जसवंत जी से और सुना नहीं जाता तो वो अपने तबीयत का बहाना कर अपने कमरे में जाने लगती हैं। उनके पीछे रंजीत जी भी खड़े होते हैं और रेवती जी से कहते हैं, आप यहाँ आए हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि अब से आप कृष्णा के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहेंगी। सफर से थक गए होंगी, जाकर आराम कर लीजिए। इतना कह वो जसवंत जी के पीछे उनके पीछे चले जाते हैं। दोनों के जाने के भेद वो मुंह बनाते खुद हुए कहती हैं, हूँ सबको तो मैं दुश्मन ही लगती हूँ, सही तो कहा मनहूस ही तो थी, तभी तो घर के वारिस को कहा गई। मुझे क्या है, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो बस कर लूँ तो मेरी पोती के भाग खुल जाए। फिर सामने कियानी और अविनाश को देख कहती हैं, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल मुझे कमरे तक छोड़, और मेरा सारा सामान सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। कोई संस्कार नहीं है इन बच्चों में। ऐसी ही थे ये, इनके लिए दूसरे के घर की बेटी बोझ है और खुद की पोती को ये परी समझती है। दिखावे के लिए ये सभी से बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन इनके मन में क्या है ये सब जानते हैं। इन्होंने कृष्णा को बहुत टॉर्चर किया है बचपन में, जो किसी को नहीं पता है, ये हम आगे जानेंगे भी। वही जसवंत जी के कमरे ने वो रंजीत जी के गले लगी बैठी हुए थी। नीचे जो भी बात हुए उसे सुन उनका मन बहुत बेचैन हो गया था, जिसे रंजीत जी शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए जी, मुझे न वो कृष्णा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। वो बच्ची जो उसको दिन पार्टी में आई थी न, वो पता नहीं उससे एक अलग सा लगाव हो गया था। एक ही मुलाकात एमेस जैसे। वो हमारी कृष्णा हो, हमारी कृसु, प्लीज मेरे लिए आप एक बार उसे घर लेकर आइए ना, या फिर मुझे ही ले चलिए प्लीज।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। रंजीत जी भी कुछ सोच हाँ कह देते हैं। स्टडी रूम रोहित और ओम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। चारों तरफ शांति फैली हुई थी, जिसको तोड़ते हुए रोहित ओम से पूछता है, क्या हो रहा है, कुछ बताओगे तुम? मैं बताता हूँ, उससे पहले आप ये बताइए, आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अचानक ही बेहोश हो गया था कार में, और जब होश आया तो ऋतु कुछ लोगों के कब्जे में थी। वहां हमारे एक भी गार्ड्स मौजूद नहीं थे। मैं अकेले होता तो उनसे आराम से लड़ सकता था, लेकिन उनके निशाने पर तुम्हारे माँ थी। एक पल को तो मुझे हैरानी हुई कि ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बस राहुल को निशाना बनाए मुझे वही रोका हुआ था, और 2 घंटे बाद हमें बिना कुछ किए छोड़ दिया। रोहित उसे सब कुछ बता देता है जो भी वहां हुआ था। रोहित के बात खत्म होते ही ओम उसके सामने वो पेपर टेबल पर रख देता है, जिसे देख रोहित उसे सवाल भरे नजरों से देखते हुए पेपर को खोलते ही उनके मुंह से निकलता है, ओम क्या है ये, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो बचपन से कहते आ रहे हो कि तुम्हें कृष्णा से ही शादी करने हैं, फिर ये क्या है? हाँ मैंने कहा था डैड, और अभी वो बोल ही रहा था कि रोहित उसे बीच में रोक फिर से कहता है, कहीं यही वजह तो नहीं जो तुम बार बार कृष्णा का नाम लेकर शादी से मना करते आ रहे हो और किसी और से प्यार करते हो? देखो सच सच बताओ, कौन है वो लड़की और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या चक्कर है? मैंने कृष्णा से ही शादी की है, उससे ही जिससे मैं बचपन से करना चाहता था। फिर वो अभी तक जो भी हुआ वो बताने लगता है। ओम ने अभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया था, और अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो उसे अपने प्यार का एहसास करवा कर करते। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? लास्ट तक आते आते उनकी आवाज में गुस्सा नजर आने लगता है। ओम बचपन से ही अपने डैड के बहुत करीब है। एक चीज ये भी कह सकते हैं कि दोनों का नेचर लगभग सेम ही है। ओम का व्यवहार अपने डैड से बहुत फ्रेंडली है। ये सब मैंने नहीं, कृष्णा ने किया है। फिर वो ऑफिस में जो भी हुआ बताने लगता है। हम आगे से चलते हैं जहाँ छोड़े थे। फ्लैशबैक, हमने पढ़ा था कि कृष्णा ने शादी के लिए न कर दी, लेकिन अपनी शर्तों पर। तुम्हें ही मुझसे शादी करनी थी न, तो अब शादी तो होगी, लेकिन मेरी माँ जी और मेरी शर्तों पर। वो अपना ड्रॉअर खोलती है और उसमें से कुछ पेपर बाहर निकाल ओम के सामने कर देती है। उसी समय ओम को कॉल आता है, जिसको कृष्णा उठाने का इशारा करती है, और होता भी वही है। उधर से गार्ड का कॉल आता है, जो बताते हैं कि किसी ने उन्हें चकमा देकर कार चेंज कर ली है, और उसके मॉम डैड का कुछ पता नहीं चल रहा। ओम के लिए ये सच में हैरान था, क्योंकि वो गार्ड्स बहुत ट्रेन थे और उन्हें चकमा देना आज तक किसी के बस की बात नहीं थी। अब तो उसे सच में लग रहा था कि ये वो कृष्णा है ही नहीं जो बचपन में हुआ करती थी, शांत और चुलबुली। अगर सपनों ने बाहर आ गए हो तो बात करें मिस्टर खन्ना, ये रहे पेपर्स, आपके सामने पढ़ लीजिए। ओम पेपर उठा पढ़ने लगता है, जिसमें पहले पन्ने पर ही लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जिसका साफ मतलब है ये शादी शर्तों पर टिकी हुई है। एल जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी भौहें सिकुड़ती जा रही थी। वो उन पेपर को टेबल पर पटकते हुए कहता है, क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता। ऐसी शर्तों, मुझे तुमसे शादी करनी थी, ऐसी शादी जो जन्मों जन्म तक साथ हो, या तुम ये 2 साल की शादी करना चाहती हो? अच्छा मजाक है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है मिस अग्निहोत्री, जो आज किया कल मन नहीं, यो तलाक ले लो। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी ये बेहुदगी भारी बातों को मन भी लूंगा? आपकी शादी आपको ही मुबारक। वो जैसा ही जेन लगता है, कृष्णा की आवाज उसके कदम रोकने पर मजबूर कर देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पासा उस पर ही भारी पड़ जाएगा। हाँ उसे शादी करनी थी, लेकिन 2 साल के लिए नहीं, मरते दम तक के लिए इस्तेमाल अपना बनाना है। मिस्टर खन्ना, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया गया, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी? लगता है आपने मेरी बात तो हल्के में ले लिया। मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी थी, बल्कि बताया है कि आपको ये करना ही है होगा। आपके मॉम डैड अभी मेरे पास है, मुझे इतना अच्छा भी मत समझिएगा कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, आप चाहें तो मैं आपको ट्रेलर दिखा सकती हूँ। कृष्णा इस वक्त जितनी शांत थी उतने ही गुस्से में ओम था, या फिर गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि क्यों वो यहाँ आया। उसे अपने पागलपन में ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे कृष्णा को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, या बात हाथ से निकल चुका था। ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ अपने शर्तों को भी जोड़ना है, इसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उसने हार मान ली, क्योंकि जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं चला जाता वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ नहीं सकता, और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अभी जिसे वो बच सके। उसके बाद दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, जहाँ कृष्णा का वकील पहले से ही सारी तैयारी करके रखे हुए तगा कुछ बदलाव के लिए दोनों पति पत्नी बन जाते हैं 2 साल के लिए। फ्लैशबैक एंड ओम के बाद खत्म करने पर स्टडी रूम में शांति फैल गई थी।
ओम जब सामने देखता है तो उसके डैड एक तक उसे ही देख रहे थे। वैसे भी ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि उनका बेटा जो किसी से हारता नहीं है आज इतनी आसानी से हार मान गया कि उसने कोशिश तक नहीं की। पापा वो हमारी कृष्णा है मेरी बन्नी, लेकिन वो बदल चुकी है। मैंने उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की लेकिन कुछ चीज़ों के अलावा कुछ भी पता नहीं चला जिससे मैंने अपने खास लोगों को इस काम पर लगाया है। पता नहीं उसके आंखों में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इस पर रोहित कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो और अगर बचपन में भी मैं नहीं रोकता तो तुम उसके साथ होते, लेकिन कुछ चीज़ों का समय पर होना ही सही होता है। जल्दीबाजी से काम बिगड़ जाता है जैसा तुम देख ही रहे हो। और इतना तो समझ आ गया कि उसे तुम्हारे हर एक कदम के बारे में पता है, हर एक जानकारी है उसे यहाँ की। उसके बाद वो कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुन ओम का लटका हुआ चेहरा दोबारा तरोताज़ा हो जाता है। ओम की बात खत्म करने पर स्टडी रूम में शांति फैल गई थी। ओम जब सामने देखता है तो उसके डैड एक तक उसे ही देख रहे थे। वैसे भी ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि उनका बेटा जो किसी से हारता नहीं है आज इतनी आसानी से हार मान गया कि उसने कोशिश तक नहीं की। पापा वो हमारी कृष्णा है मेरी बन्नी, लेकिन वो बदल चुकी है। मैंने उसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की लेकिन कुछ चीज़ों के अलावा कुछ भी पता नहीं चला जिससे मैंने अपने खास लोगों को इस काम पर लगाया है। पता नहीं उसके आंखों में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। इस पर रोहित कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो और अगर बचपन में भी मैं नहीं रोकता तो तुम उसके साथ होते, लेकिन कुछ चीज़ों का समय पर होना ही सही होता है। जल्दीबाजी से काम बिगड़ जाता है जैसा तुम देख ही रहे हो। और इतना तो समझ आ गया कि उसे तुम्हारे हर एक कदम के बारे में पता है, हर एक जानकारी है उसे यहाँ की। कुछ देर सोच वो ओम से कहते हैं, देखो ओम, जहाँ तक तुमने बताया या मैंने समझा है तुम कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अगर वो हमारी कृष्ण है तो अग्निहोत्री के पास कैसे उसे सब कुछ याद है भी या नहीं तुम ये भी नहीं जानते, या अगर याद है तो ये कहना मुश्किल है कि वो हम सबसे नफरत करती है कि नहीं। तुम समझदार हो, खुद के फैसले खुद ले सकते हो, लेकिन हर चीज़ जोश में नहीं की आती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हो गया उसे रहने दो, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास 2 साल हैं जो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे अपने प्यार का एहसास करवाओ, अपने ईगो एटीट्यूड को साइड रखो और एक अच्छी हमसफर की तरह उसके साथ रहो। देखो बेटा, जमाना कहता है कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना पड़ता है, लेकिन सच इससे बहुत अलग है। प्यार में, रिश्ते में समझौता नहीं, भरोसा विश्वास जरूरी है। अगर उसे तुम पर विश्वास होगा तो वो आगे भी बढ़ेगी और प्यार भी करेगी, लेकिन समय लगेगा। उसके बारे में जानो, उसके दुख सुख के साथ उसको जानो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अगर उसे सब कुछ याद है तो उसे बताओ कि क्यों तुमने बचपन में उसका साथ नहीं दिया था, या जो चीज़ उस समय हुई वो आगे कभी नहीं होगी। ऐसे ही उसे और भी बहुत सारी बातें बताते हैं जिन्हें ओम ध्यान से सुन रहा था। वो नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसे से कोई एक भी गलती हो जिससे कृष्णा को दूर जाने का मौका भी मिले। अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज मीटिंग हॉल का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था। सभी डिपार्टमेंट के हेड ने हमें रूम में नौकरी दी, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। आज पहली बार उनके बॉस ने मीटिंग रखी थी जिसमें सभी अपनी अपनी गलतियों को याद कर रहे थे, क्योंकि किसकी नौकरी कब चली जाएगी कोई नहीं जानता था। एल कृष्णा प्रोजेक्ट में व्यस्त होने के कारण ये मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई थी और आज अचानक ये मीटिंग रखी गई थी जिसका अंदाज़ा किसी भी एम्प्लॉयज़ को नहीं था। कृष्णा सामने रखी फाइलों को आगे फेंकते हुए बस इतना ही कहती है, मुझे जवाब चाहिए। अलबत्ता ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से शिकायत आ रही थी। एक तो ये कि डायरेक्टर को हर बार कुछ न कुछ फ्रॉड दिखता था जिसे सभी नकार देते थे, और दूसरी बात जो ने कृष्णा के आने के बाद आई है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक हेड हैं जिनकी नज़र और हरकत दोनों ही वहाँ की फीमेल एम्प्लॉय के लिए बहुत खराब हैं। सभी के मन में अलग ही डर था, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि कृष्णा को पता नहीं था, लेकिन उसे बस एक मौका देना था जो शायद सामने वाले को मंजूर नहीं था। कमरे का तापमान गिरता ही जा रहा था। कृष्णा अपनी जगह से उठती है या सामने खड़े नयन को एक नज़र देख बाहर चली जाती है। कृष्णा के जाते ही कमरे में थोड़ी शांति होती है, लेकिन दो लोगों की हालत ठीक नहीं थी। उनके शरीर से जैसे पसीने की बारिश हो रही थी, और जाहिर सी बात है वो डर की वजह से थी। नयन कृष्णा के जाने के बाद उन दोनों आदमियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें घसीटे हुए उस कमरे से बाहर ले जाता है। पीहू जो वहीं रुकी हुई थी बाकी सभी को अपना अपना काम करने का कहती है।
वही बाहर आते ही कृष्णा को पता चलता है कि रंजीत जी एक घाटे से ऑफिस में आए हुए हैं और उसका ही इंतजार कर रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किसी ने भी उसे इस बारे में बताया नहीं था और गार्ड को कॉल किया तो पता चला कि उसका फ़ोन साइलेंट था, जिस कारण वो फ़ोन नहीं उठा सकी। वो जल्दी से अपने केबिन में जाती हैं और रंजीत जी को आधार के साथ केबिन में लाने को कहती हैं। लगभग 10 मिनट बाद रंजीत जी कृष्णा के सामने बैठे हुए थे। बोलिए मिस्टर रंधावा, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जहाँ तक मुझे जसवंत ने बताया है तो आप उन्हें दादी कहती हैं, तो हमें दादाजी कहने में मुझे क्या परेशानी है आपको? रंजीत जी उसे मिस्टर रंधावा कहने से बिल्कुल नाखुश थे, पता नहीं क्यों, लेकिन पार्टी में भी रंजीत जी जब कृष्णा को देखे थे तो उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी थी। उन्हें पता लगाने की कोशिश भी की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। और आज भी जब उससे मिल रहे हैं तो उसके अंदर से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, जैसे वो इसे बहुत करीब से जानता है। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है दादाजी, मुझे लगा आपको अच्छा लगे ना लगे, हम कभी पर्सनली या प्रोफेशनली मिले नहीं हैं। वैसे ये सब बातें छोड़िए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कृष्णा को उन्हें दादाजी बोलने में कोई परेशानी नहीं थी, उल्टे और अच्छा था उसके लिए। उसके पूछने पर रंजीत जी बताते हैं कि जसवंत जी उन्हें बहुत याद कर रही हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी 60वीं सालगिरह है जिसमें वो उन्हें पर्सनली इनवाइट करने आए हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि कल वो उनके घर आए, अपनी दादी से मिले। उनके मिलने वाली बात पर वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं, जो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है। जाहिर सी बात है वो उस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहती हैं। साथ ही उसे ये भी पता है कि उसकी दादी की क्या हालत है। अभी इसमें सीधे तौर पर मना करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अनजान जगह एक आदमी किसी पर लगातार चिल्लाते हुए कह रहा था, इतना समय हो गया लेकिन अब भी तुम उन रंधावा को मार नहीं पाए हो। उसके बदले एक तो तुमने उन दो बुढ़े जोड़ियों को मार दिया। सामने खड़ा आदमी सर झुकाए अपनी कपकपाती आवाज में कहता है, माफी सर जी, लेकिन हमने बहुत कोशिश की उन्हें मरने की, लेकिन कोई अनजान इंसान है जो उन्हें बचा रहा है। वो हर बार हमारे भेजे गए आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और हम उन रंधावा को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाते। वो आदमी जिसे वो सर जी कह रहा था वो उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपनी नाकामयाबी को दूसरे के पीछे छुपाना बंद करो, एक आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ दिन बाद उन बुढ़े बुढ़ी की सालगिरह है, वो जश्न मुझे मातम में बदला हुआ चाहिए, समझे? जी जी सर जी, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहते वो वहां से चला जाता है। वो आदमी सामने लगे रंधावा परिवार की तस्वीर पर चाकू फेंकते हुए बोलता है, सालों पहले तुम लोग ने मुझसे मेरा बहुत कुछ चाहा था, जिसका थोड़ा बदला तो मैंने तुम लोग के घर की बच्ची तो मार कर ले लिया, लेकिन अब मेरा बदला पूरा होगा तुम सबकी मौत पर। तब मेरे दिल में लगी आग को ठंडक मिलेगी। हाँ 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 हाँ। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है दादाजी, मुझे लगा आपको अच्छा लगे ना लगे, हम कभी पर्सनली या प्रोफेशनली मिले नहीं हैं। वैसे ये सब बातें छोड़िए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कृष्णा को उन्हें दादाजी बोलने में कोई परेशानी नहीं थी, उल्टे और अच्छा था उसके लिए। उसके पूछने पर रंजीत जी बताते हैं कि जसवंत जी उन्हें बहुत याद कर रही हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी 60वीं सालगिरह है जिसमें वो उन्हें पर्सनली इनवाइट करने आए हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि कल वो उनके घर आए, अपनी दादी से मिले। उनके मिलने वाली बात पर वो थोड़ी परेशान हो जाती हैं, जो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है। जाहिर सी बात है वो उस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखना चाहती हैं। साथ ही उसे ये भी पता है कि उसकी दादी की क्या हालत है। अभी इसमें सीधे तौर पर मना करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। 3 दिन बाद आज रंजीत जी या जसवंत जी की 60वीं सालगिरह थी। या इस खुशी में रंधावा मैंसन बहुत अच्छे से सजा हुआ था। सुबह से ही पूरा घर सारे परिवार से भरा हुआ था। रेवती जी भी मुझे अपना ओहदा कम नहीं होने दे रही थी, जिस पर इस मौके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो उठकर अपने कमरे में घुस जाती हैं। सुबह से ही जसवंत जी का चेहरा बहुत खिला हुआ लग रहा था। वो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। ये किस लिए था ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। सभी इस दिन को और अच्छा बनाने में लगे हुए थे। एक तो अब बड़ों में 2 जोड़े ही बचे थे जिनके लिए सारा परिवार ही उनका था। आने वाले खतरे से अनजान सभी खुशियां मनाने में जुट हुए। इस दिन को कोई शिद्दत से मातम में बदलने में लगा हुआ है, इसका अंदाजा तक किसी को नहीं था। धीरे धीरे शाम हो जाती है और मेहमान आने लगते हैं। फंक्शन को इस बार घर पर ही रखा गया था, जसवंत जी का सोचकर। अनजान जगह सारी तैयारी हो गई है। न मुझे इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। इस बार बस मौत होगी उन रंधावा की, उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। सिर्फ मेरा रंधवा साम्राज्य पर मेरा राज होगा। हा 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 हा। इस बार शायद बहुत बड़ा जाल बिछा गया था उनके लिए। अब देखना ये होगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा में भी ये लोग अपने मंसूब में कामयाब होते हैं या फिर से कोई इन्हें मात देगा।
जी सरकार, इस बार उनका बचना नामुमकिन है। हमारे छोकरे लोग वही चारों तरफ फैले हुए हैं, मौका मिलते ही उनका काम तमाम समझिए। सामने खड़ा आदमी सर झुकते हुए जवाब देता है। दूसरी तरफ इन 3 दिनों में ओम ने कृष्णा से मिलने की कोई कोशिश नहीं की कि वो खुद को या यूज दोनों को समय देना चाहता था, खुद को इसे अपना बनाने के लिए या इसका रिश्ता उसने ढूंढा निकला था और आज अपने आप को इसके लिए पूरी तरह से तैयार किया था। खुद को आने में देख कहता है, आज तुम एक नए इंसान से मिलोगी जो सिर्फ तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा पति। तुमने तो मुझे अपने पास आने तक के सारे रिश्ते बंद कर दिए, लेकिन कुछ रास्ते खुद भगवान खोल कर देते हैं जो मुझे मिल चुका है। तो तैयार रहना मिसेज ओमकार खन्ना, आज तुम्हारा समान तुम्हारे खुद के पति से होने वाला है। फिर एक नज़र खुद को देख बालों में हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। समारोह हॉल सालगिरह शुरू होने वाला था, सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन जसवंत जी की नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी, जिसे देख रंजीत जी को इसका कारण समझ आ रहा था, लेकिन बाकी लोगों के पूछने पर वो बस इतना ही कहती है कि उनकी कोई खास आने वाली है, जिसका इंतजार अब सभी लोगों को था। तभी गेट से 2 लोगों की एक साथ एंट्री होती है। सभी की नज़र बस उन दोनों पर ही जम गई थी, क्योंकि वो लग ही इतने अच्छे रह रहे थे, लग रहा था जैसे दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो बेस्ट कपल लगेंगे, लेकिन दोनों ही अलग अलग आए थे। वो दोनों कोई और नहीं, कृष्णा और ओम। इसे इत्तेफाक कहे या भगवान का करिश्मा, लेकिन दोनों एक साथ ही अंदर आते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था, और जब दोनों को एहसास होता है कि दोनों के साथ कोई और भी है और कौन है, तो कृष्णा तो इस पर रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन ओम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट जगह बना लेती है, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है। कृष्णा को देख जसवंत जी उनको ओस जाने लगती हैं, लेकिन रंजीत जी उन्हें रोक लेते हैं ताकि वो खुद उनके पास आए। कृष्णा दोनों से ही मिलती है, उनको उनका तोहफा भी देती है। इतने दिनों में बाद उसे देख जसवंत जी की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन जब रंजीत जी कृष्णा से मिल गए थे या अगले दिन घर आने को कहा था, तब कृष्णा ने काम का कहकर मना कर दिया था, लेकिन वादा किया था कि वो सालगिरह में जरूर आएगी, जिसका उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर ये सोचकर अचानक आने के कारण सच में उसके लिए आना मुमकिन नहीं होगा, वो मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा केक आता है, जिसे दोनों मिलकर काटते हैं और उसके कुछ मिनट खराब होते हैं। सारी लाइटें अचानक से बंद हो जाती हैं और वहां गोलियों की आवाज आने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लेकिन अंधेर के कारण कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ लोग चारों तरफ फेल हो जाते हैं, उनके आंखों पर एक अलग सा दिखने वाला चश्मा था, साथ ही सभी के हाथों में हथियार भी मौजूद। सबसे ज्यादा वो लोग रंधावा फैमिली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से सारी लाइट्स एक साथ जल जाती हैं और कृष्णा को देख जसवंत जी उसकी तरफ जाने लगती हैं, लेकिन रंजीत जी उन्हें रोक लेते हैं ताकि वो खुद उनके पास आए। कृष्णा दोनों से ही मिलती है, उनको उनका तोहफा भी देती है। इतने दिनों के बाद उसे देख जसवंत जी की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन जब रंजीत जी कृष्णा से मिलने गए थे और अगले दिन घर आने को कहा था, तब कृष्णा ने काम का कहकर मना कर दिया था, लेकिन वादा किया था कि वो सालगिरह में जरूर आएगी, जिसका उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर ये सोचकर अचानक आने के कारण सच में उसके लिए आना मुमकिन नहीं होगा, वो मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा केक आता है, जिसे दोनों मिलकर काटते हैं और थोड़ी देर बाद सभी मेहमान उनसे मिलने आने लगते हैं। रेवती जी वही सभी लोगों के पास खड़ी बार बार कभी बाहर तो कभी अपने फ़ोन को देख रही थी। तभी उनके फ़ोन पर कुछ मैसेज आता है, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती हैं और किसी को भी बिना कुछ बताए वहाँ से बाहर चली जाती हैं। कृष्णा वही साइड में अकेले बैठी सभी पर अपनी नज़र बनाए हुए थी। उसने अपने दादा दादी के अलावा किसी और से बात करना जरूरी नहीं समझा था। घर वालों की तरफ तो उसने नज़र भी नहीं डाली थी। बाकियों को भले ही उसके बारे में न पता हो, लेकिन रोहित उससे और उसके एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हुआ। उसे बस इसका इंतजार था जब वो उनके घर आएगी। सभी पार्टी में लगे हुए थे कि बाहर से कोई आता हुआ नजर आता है। जब रंधावा फैमिली की नज़र वहां जाती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेवती जी किसी को अपने साथ लेकर आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की पोती थी। सुधा नाम सुधा है, लेकिन ये कितनी सीधी है ये तो आगे पता चलेगा। रेवती जी सुधा को सभी से मिलवाती है। सुधा ने इस समय एक हरे रंग का गाउन पहन रखा था, साथ ही 2 किलो का मेकअप अलग से, जिससे उसका असल रंग पता भी नहीं चल रहा था। रेवती जी इधर उधर देख किसी को खोजने लगती हैं। जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती तो ऋतु जी की तरफ देख कहती हैं, अरे ऋतु बेटा, ओम कहाँ है? जरा मेरी सुधा को अपने साथ रखता, बेचारी बच्ची अकेली कहाँ रहेगी, अभी बच्चों के साथ रहेगी तो घुल मिल जाएगी। मेरी बच्ची थोड़ी शर्मिली है।
उन्होंने खासकर ओम का नाम लिया था जब सारे बच्चे अभी वही थे सिर्फ ओम को छोड़कर, और उनको बातों में छुपे मतलब को सभी अच्छे से समझ रहे थे। ऋतु जी कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित उन्हें कह देता है, बुआ जी बच्चे यही हैं, ये सुधा को अपना साथ देंगे। ओम को अजनबी से मिलना पसंद नहीं है, या एपी तो जानती ही है वो कितने गुस्से वाला है। अगर आपकी बच्ची ने कुछ कर दिया या उसे गुस्सा आ गया तो बेचारी बिना मतलब के डर जाएगी। ये बच्चे हैं और उसे संभाल लेंगे। जाओ बच्चों अपनी नई बहन को घुमाओ। उसकी बात पर रेवती जी और सुधा दोनों का मुंह बन जाता है। रेवती जी चाहती थी कि ओम की शादी सुधा से हो जाए तो वो भी इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन बन जाएगी, जिस कारण इस बार उन्होंने उसे यहाँ बुलाया था, और उनके इसे मंसूबे को रोहित बहुत अच्छे से समझ गया था। वैसे समझ तो सभी गए थे लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सुधा भी अपना मन मारकर सिया सभी लोगों के साथ चली जाती हैं। दूसरी तरफ ओम जो जब से आया था कृष्णा के आसपास ही घूम रहा था, जिस पर कृष्णा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वही एक वेटर जो कृष्णा के बगल से ही जा रहा था, गलती से उसकी ट्रे से एक ड्रिंक का गिलास कृष्णा के साइड गिर जाता है, जिससे उसके कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं। वो वेटर थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था, जिस कारण कृष्णा उसे बड़े गौर से देखने लगती थी। उसकी आंखों की तपिश ही काफी थी जिससे वो वेटर बहुत डर जाता है। तभी वहां ओम आता है और उसे जाने का इशारा करता है, जिसके बाद वो बिना एक पल भी गवाए वहां से गायब हो जाता है। ओम कृष्णा को उसकी हथेली को पकड़ वहां से दूसरी तरफ ले जाने लगता है। कृष्णा की नज़र अपने उस हाथ पर थी जिसे ओम ने पकड़ रखा था। वही हाल का नज़ारा ही अलग हो गया था। सभी अपने अपने में मगन थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। रंधावा फैमिली भी चौंक जाती है कि अचानक लाइट को क्या हो गया, क्योंकि लाइट जाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही इतनी देर हो गई वापस भी नहीं आया। तभी वहां बहुत से लोग एक साथ चारों तरफ फैलने लगते हैं। सभी ने अजीब सी दिखने वाले चश्मे को पहन रखा था। उस सभी के हाथ में हथियार मौजूद था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां गोली चलने लगती है। किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता है। सभी एक साथ चिल्लाने और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी लाइट वापस आ जाती है, लेकिन वहां भी सभी परिवार के लोगों को चारों तरफ हथियार से लैश लोगों ने घेर रखा था। साथ ही बहुत से लोग उस हॉल के चारों तरफ मौजूद थे। सभी ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। उन्हीं में से एक आदमी जो शायद उनका लीडर था, वो ऊपर हवा में फायरिंग करते हुए कहता है, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया या एक चू भी की तो मौत की घाट उतारने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तभी उसकी नज़र रोहन पर पड़ती है, जो सभी से अलग खड़ा था, वो भी इसलिए क्योंकि वो साइड में किसी से बात करनी थी। वो अपने फ़ोन में कुछ कुछ कर रहा था। किसी का कॉल आने के कारण वो सभी से थोड़ा दूर चला गया था, लेकिन गोली की आवाज़ सुन वो वापस आ जाता है, और जैसे ही वो देखता है कि क्या ही रहा है और किसी को कॉल करता, उससे पहले ही उस लीडर की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो लीडर अचानक से उसके ऊपर लगे झूमर पर गोली चला देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे सिर्फ नॉवल प्लैनेट पर। धन्यवाद।